Happy Independence Day, guys! Let's celebrate the freedom that we enjoy today by remembering the heroes who made it possible. So, enjoy the day. School of Magic Season 2 Title गधा फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने ब्रॉन्ज फैंग हिलमैन पर झपट्टा मारा और हिलमैन के कंधे पर बेतहाशा काटने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि ब्रॉन्ज फैंग हिलमैन भी बेतहाशा अटैक कर रहा था। उसने चकमा देने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपने तीखे पंजे फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ के पेट पर मारे। दोनों जीवों के घावों से खून बह रहा था। वुल्फ ने हिलमैन की स्कैपुला तोड़ दी और उसका हाथ फाड़ दिया। इस बीच हिलमैन ने वुल्फ के पेट पर एक लंबा घाव कर दिया, जिससे उसकी कुछ आंतें फट गई और घाव से खून बहता रहा। वुल्फ, मुझे लगता है कि तुम नुकसान में हो। चुटकी लड़ाई के लिए जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन और उसके पास चीजों का विश्लेषण करने का समय था। इन शब्दों ने फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को गुस्सा दिला दिया। उसने अपने पेट पर लगे घाव को अनदेखा किया और अपने पंजे को पार करते हुए आगे को झपटा। उसने हिलमैन को जड़ों से नीचे दबा दिया और प्राणी के सिर को काट लिया। हिलमैन ने अपना सिर उठाया और अपने तीखे दांतों से फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ के गले की ओर क्रूरतापूर्वक इशारा किया। सौभाग्य से फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पीछे हट गया। उसने अपना मुंह खोला और एक ठंडी सांस छोड़ी। कांस्यो फैंग हिलमैन पर एक बेहद बड़ी बर्फीली धुंध छा गई। जैसे ही जड़ें धुंध के संपर्क में आई, वे बर्फ की मोटी परत से ढक गई। कांस्यो फैंग हिलमैन समय पर रिएक्ट करने में नाकाम रहा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की सांसों से उसके पैर जम गए। मौका देखकर फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ, जिसका नाम आदर्श ने चीता रखा था, ने फिर से एक आइस स्पेल किया और अपनी नजर उठाई। बर्फीली रोशनी की चमक के साथ एक क्रिस्टलीय बर्फ का शंकु कांस्यो फैंग हिलमैन के ठीक ऊपर दिखाई दिया। बर्फ का शंकु तेजी से नीचे गिरा, गिरते गिरते लगातार बढ़ता गया। जब वो कांस्यो फैंग हिलमैन से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर था, तो वह एक नुकीली नोक वाला हिमखंड बन गया और भयानक स्पीड से कांस्यो फैंग हिलमैन पर गिर पड़ा। कांस्यो नुकीले हिलमैन ने जब निकट आते खतरे को महसूस किया तो वह चिल्ला उठा। चीख सुनकर कई हिलमैन उस पर कूद पड़े। वे कांस्यो नुकीले हिलमैन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और अपने शरीर का इस्तेमाल उसे बचाने के लिए किया। हिमखंड हिलमैन के शरीर में मांस की कटार की तरह घुस गया। उनके शरीर के छेदों से ताजा खून बह निकला। इस बीच कांस्यो नुकीले हिलमैन ने आखिरकार बर्फ से खुद को मुक्त कर लिया। उसने हिमखंड को टुकड़ों में तोड़ दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने उन हिलमैन को देखने की जहमत नहीं उठाई जो उसके लिए मर चुके थे। इसके बजाय उसने फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को ऐसे घूरा जैसे उसे अभी अभी अपमानित किया गया हो। चीता ने कांस्यो फैंग हिलमैन पर तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। यह एक द्वंद्व युद्ध था, फिर भी प्राणी ने खुद को बचाने के लिए अपने अधीनस्थों का बलिदान कर दिया था। सच तो यह है कि चीता भी अच्छे मूड में नहीं था। अगर उसकी मां नंदिनी आसपास होती तो वह आसानी से ब्रॉन्ज फैंग हिलमैन को हरा सकता था। आइस मैजिक की मौजूदगी के बिना वह अपने वंश की पूरी क्षमता को उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक साधारण कमांडर लेवल के प्राणी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। चुटकी, जो चीता की लड़ाई देख रही थी, ने मुड़कर पूछा, क्या कोई आइस मैजिशियन है? मैं हूं, लेकिन यह उतना मजबूत नहीं है, यशस्वी ने कहा। यह ठीक है, तापमान कम करने के लिए बस आइस स्प्रेड डालती रहो, चुटकी ने ऑर्डर दिया। ठीक है। यशस्वी को कोई पता नहीं था कि यह कैसे मदद कर सकता है, लेकिन उसने अपने आइस मैजिक का उपयोग करना शुरू कर दिया। यशस्वी ने अपने बर्फीले मैजिक का इस्तेमाल मुख्य रूप से इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बर्फीले मैजिक से हिलमैन की स्पीड धीमी नहीं हो सकती थी। उसने समूह की स्पीड बढ़ाने के लिए विंड एलिमेंट का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया था। लगभग 2000 हिलमैन उनका पीछा कर रहे थे। अगर वे थोड़ा भी धीमे हुए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। राहत की बात यह रही कि विशाल पर्पल लिंडेन की जड़ें एक खड़ी ढलान की तरह थी। वे जितने ऊपर गए उतनी ही खड़ी होती गई। ऐसे में हिलमैन को उनके चारों ओर घेरा बनाने में परेशानी हो रही थी। बर्फ फैल गई, बर्फ का तूफान लाया गया।
यशस्वी ने चुटकी के निर्देशों का पालन किया और उस जगह के करीब आइस मैजिक डाला जहां चीता लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सफेद भेड़ियों को भी आइस के मैजिक से लगाव था। जैसे जैसे वे आसानी से कुलीन हिलमैन को मारते गए, उनका मनोबल बढ़ता गया। लाशें पूरे इलाके में बिखरी पड़ी थी, जड़ों से खून नदी की तरह बह रहा था। यशस्वी, शेफाली और जैनी को आश्चर्य हुआ कि वे वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में हिलमैन के बीच से रास्ता साफ करने में कामयाब रहे। आदर्श आगे की ओर रास्ता साफ कर रहा था, जबकि आहन ने उन हिलमैन को पकड़ रखा था जो उनका पीछा कर रहे थे। उनकी संयुक्त ताकत एक सेना के बराबर थी। तानाशाह ट्रिगर। आदर्श की चीख ने तुरंत ही जंगली लाइटनिंग के स्ट्राइकों द्वारा जीवों पर लगाए गए लाइटनिंग के निशानों को ट्रिगर कर दिया। अनगिनत लाइटनिंग के अटैक बारिश की तरह बरस पड़े। सैकड़ों ब्लैक लाइटनिंग के बोल्टों के फटने से पेड़ की जड़ें झुलस गई और फफोले पड़ गए। इस बार हिलमैन, जिन्हें अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, वे लाइटनिंग से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 100 से ज्यादा हिलमैन मैजिक की वजह से मर गए। इसने अचानक आगे का रास्ता साफ कर दिया। गधो, इसका एक टुकड़ा खा लो, आदर्श ने उन्हें कहा। आदर्श ने जानबूझकर बेहद सारे लाइटनिंग टायरेंट स्कार्स जमा कर लिए थे। हिलमैन अपनी अजीब हरकतों से स्काई लाइटनिंग क्लॉ जैसे शक्तिशाली स्पीलों को चकमा देने में सक्षम थे। इस तरह आदर्श ने हिलमैन पर लाइटनिंग टायरेंट स्कार्स लगाने के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक्स और थंडरबोल्ट जैसी बेसिक और इंटरमीडिएट स्पीलों का उपयोग करने का फैसला किया। स्पिल्स हिलमैन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन जब प्रत्येक हिलमैन पर लाइटनिंग टायरेंट स्कार्स की संख्या एक निश्चित संख्या तक पहुंच गई, तो एक लिटिल टायरेंट डोमेन और टायरेंट कॉल ने उनमें से बेहद से लोगों को मार डाला। बेहद सारे सोल रेमनेंट और सोल असेंस ब्लैक पेंडेंट में घनी भरी जुगनू की तरह उड़ गए, जो एक साथ घनी तरह से पैक किए गए थे, जिससे आदर्श को बेहद बड़ी किस्मत मिली और आदर्श ने बेहद बड़ा भाग्य कमा लिया। हिलमैन भी टीमन शिखा इकट्ठा कर रहे थे। आदर्श ने जिन हिलमैनों को मारा था, उनमें से कई पर कुछ डीमन शिखाएं थी। आदर्श ने जल्दी से लवीशा से कहा, डीमन शिखाएं मत भूलना, इन प्राणियों के पास बेहद सारी है। लवीशा अवाक रह गई। वह आदमी पैसे के पीछे कितना पागल था। क्या वह वाकई ऐसी स्थिति में डीमन शिखाओं के बारे में चिंतित था? लवीशा की कल्टीवेशन भी बेहद अच्छी थी। उसने केवल मैजिक एसोसिएशन में कमजोर होने का दिखावा किया था। फिर भी जब आदर्श ने उसे मरे हुए डीमन हिलमैन से डीमन शिखा इकट्ठे करने के लिए कहा, तो वह थोड़ी असहाय महसूस करने लगी। तापमान में गिरावट जारी रहने के कारण जड़ों पर बर्फ जम गई। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की वंशावली की शक्ति धीरे धीरे अवेक हुई, जिससे उसे अपनी पूरी ताकत, स्पीड, जीवन शक्ति और आइस मैजिक का उपयोग करने की परमिशन मिल चुकी थी। चीता के पेट पर लगा घाव उसकी हरकतों में बेहद बाधा डाल रहा था। हालांकि जैसे ही उसका वंश अवेक हुआ, घाव उल्लेखनीय स्पीड से ठीक होने लगा। उसके अन्य घाव भी ठीक होने लगे। चीता की स्पीड दोगुनी से भी अधिक हो गई, जिससे पीछे एक आश्चर्यजनक छवि बनी। उसकी सफेद आकृति कांस्य नुकीले हिलमैन के पास से गुजरी, जो उसकी तेज चाल से चकाचौंध हो गया था। उसके पंजे लगातार उस प्राणी के चारों ओर फड़फड़ा रहे थे। कांस्य नुकीले हिलमैन आदमी को यह भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। चीता ने अपना अटैक जारी रखा और चिल्लाता रहा। उसने चिल्लाते हुए अलग अलग दिशा से हिलमैन पर तीर जैसे आइस के टुकड़े फेंके। कांस्य फैंग हिलमैन उन्हें चकमा देने की कोशिश में जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी कुछ आइस के टुकड़े उस पर जा गिरे। चीता एक मजबूत बर्फीला ऑरा के साथ झुका हुआ था। हवा में ठंडक बढ़ गई और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चीता ने अपने अगले पैरों से जमीन पर रौंद दिया। एक विशाल बर्फीले तूफान ने लंगड़ाते हुए कांस्य फैंग हिलमैन का पीछा किया। कांस्य फैंग हिलमैन ने तूफान को रोकने के लिए सामान्य हिलमैन्स को बुलाया। हालांकि तेज हवा ने छोटे हिलमैनों को आसमान में उछाल दिया और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर वे खूनी धुंध में बदल गए। कांस्य फैंग हिलमैन ने एक मोटी बेल को मजबूती से गले लगाते हुए घबराहट में चिल्लाया। हालांकि बर्फीले तूफान ने बेल को सीधे उसमें खींच लिया। हिलमैन ने पीड़ा से चीखें निकाली। वह अविश्वसनीय दर्द के बीच पूरी तरह से भ्रमित था।
भेड़िया अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, जबकि भेड़िया पहले उससे थोड़ा ही शक्तिशाली था। टकराने की आवाज आई। हिलमैन ने जड़ों पर जोरदार अटैक किया, जिससे उसकी अधिकांश हड्डियां टूट गई। भले ही वो अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा, लेकिन उसने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी थी। चीता बर्फीले तीर की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही लहराते हुए ब्रॉन्ज फैंग हिलमैन के सामने पहुंच गया। उसके तीखे पंजे आगे निकल गए। ब्रॉन्ज फैंग हिलमैन एक सेकंड के लिए स्थिर रहा, फिर उसका सिर धड़ से अलग हो गया। खून का एक खंभा आसमान में उछल पड़ा, सिर जड़ों से लुढ़क कर एक धुंधले गड्ढे में जा गिरा। हिलमैन का कमांडर मर चुका है, आहान खुशी से बोला। एक साथ रहने वाली प्रजातियों में एक बड़ी कमजोरी थी। जब उनका नेता मर जाता था तो वे ढीली रेत की चादर की तरह बिखर जाते थे। वे अवचेतन रूप से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते थे। यही वजह थी कि आहान राहत महसूस कर रहा था। अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, हमें पेड़ पर चढ़ना है, चुटकी ने उसे याद दिलाया। कांस्य फैंग हिलमैन की मृत्यु के बाद आगे के हिलमैन का प्रतिरोध काफी कम हो गया। हालांकि पीछे से उनका पीछा कर रहे हिलमैन ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनके पास एक से अधिक कमांडर हैं, हमें अब जाना होगा, आदर्श ने ऑर्डर दिया। विशाल पर्पल लिंडेन का तना एक खड़ी चट्टान की तरह था। आदर्श ने चीता को बुलाया और उसे लड़कियों को ले जाने के लिए कहा। चीता बेहद फुर्तीला था। जैसे ही लड़कियां अपनी जगह पर आ जाती, वह उछलकर पेड़ पर ऐसे चढ़ जाता जैसे पेड़ बिल्कुल सपाट हो। आदर्श और आहान दूसरों को कवर करने के लिए पीछे रह गए। ऐसे लगा कि हिलमैन की संख्या अभी भी उतनी ही थी। वे लगातार उनका पीछा कर रहे थे। पहले ऊपर जाओ, आदर्श ने कहा। ठीक है। आहान ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और उन्हें फड़फड़ाते हुए वह ऊपर की ओर बढ़ा और तने के करीब चिपक गया। वह जल्द ही चीता के पास पहुंच गया। सफेद भेड़िया कुछ समय पहले ही समन बीस्ट प्लेन में वापस चले चुके थे। वे स्थिति पर नियंत्रण खोने लगे थे। आदर्श को यह भी पता चला कि हिलमैन ऊपर चढ़ने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। उनमें से 100 से ज्यादा हिलमैन पहले ही ऊपर 60 मीटर चढ़ चुके थे। स्कूल ऑफ मैजिक, नेक्स्ट एपिसोड। ब्लडी फाइट, बुद्धि का अंत। लाइटनिंग। आदर्श ने सैकड़ों लाइटनिंग के गोले उन हिलमैन पर फेंके जो पेड़ के तने पर चढ़ रहे थे। लाइटनिंग के गोले उन हिलमैन पर बरस रहे थे जो ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ रहे थे। लाइटनिंग के झटके योद्धा लेवल के प्राणियों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वे उन्हें क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थे। हिलमैन को ऐसा लगा कि आदर्श को उसके साथियों ने छोड़ दिया है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह आदमी सबसे घिनौना था, क्योंकि उसने उनके अधिकांश गिरे हुए साथियों को मार डाला था। पेड़ पर चढ़ रहे हिलमैन पीछे मुड़े और नीचे की ओर बढ़े और आदर्श के साथ साथ उन लोगों को भी घेर लिया जो पास आ रहे थे। आदर्श ने शांत भाव से जंगली हिलमैन को देखा। उसने सबसे पहले टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उन हिलमैनों को हवा में उछाल दिया जो उसके सबसे करीब थे। उसके शरीर से तुरंत एक शानदार चांदी की रोशनी फूट पड़ी। ब्लिंक। आदर्श के पैरों के नीचे एक विशाल स्टार पैटर्न दिखाई दिया। उसके बाद और भी स्टार पैटर्न दिखाई दिए जो 343 स्टारों से बने एक राजसी कॉन्स्टलेशन में मिल गए। इसने एक अंतरिक्ष सुरंग खोल दी जिसमें आदर्श विशाल घेरे से बचने के लिए उड़ रहा था। टकराने की आवाज आई। जैसे ही आदर्श विशाल घेरे से बचने वाला था, एक 4 मीटर का कांस्य फैंग हिलमैन कहीं से प्रकट हुआ और उसकी छाती में घुस गया। इसका अविश्वसनीय प्रभाव सुनामी जैसा था। आदर्श स्पेस लय में प्रवेश करने से केवल कुछ सेकंड की दूरी पर था, लेकिन आश्चर्यजनक अटैक ने उसे सुरंग से बाहर कर दिया। आदर्श कुछ मीटर तक पेड़ के तने में जा गिरा। उसकी कुछ पसलियां टूट गई। उसने मुंह भर खून थूका। उसके पूरे शरीर में अविश्वसनीय दर्द फैल गया और वह लगभग बेहोश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पास में छिपा हुआ एक शक्तिशाली हिलमैन अचानक प्रकट होगा और उसे इतना खतरनाक झटका देगा। अगर उसके पास डीमन एलिमेंट की शारीरिक विशेषताएं ना होती तो वह मर जाता। कितना चालाक। आदर्श ने अपने होठों से खून पोंछा। उसने हिलमैन को और करीब आने से रोकने के लिए जबरदस्ती अपनी लाइटनिंग छोड़ी। वहां बेहद सारे हिलमैन थे। यह एक विशाल ज्वार को पीछे धकेलने जैसा था, कठिन था। पलक झपकते ही आदर्श से 20 मीटर से भी कम दूरी पर लगभग 100 हिलमैन थे। वे लगभग इतने करीब थे कि उसे टुकड़ों में फाड़ सकते थे। पीछे हटो। आदर्श ने टेलीकिनेसिस से कुछ हिलमैन को पीछे धकेल दिया। हालांकि
पहली लहर को पीछे धकेलने के बाद और भी हिलमैन दिखाई देते रहे। वो अपना मौजूदा दृष्टिकोण से खतरे को हल करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उसका टेलीकिनेसिस सभी हिलमैन को एक साथ पीछे धकेलने में सक्षम ना हो। प्राणियों की चीखें कान को बहरा कर देने वाली थी। हालांकि आदर्श को ऐसा महसूस हुआ कि वह कान से फेंग हिलमैन को सुन सकता है जिसने उसे घात लगाकर फंसाया था। अरे, आदर्श यहाँ ब्लिंक करना भूल गया। लविशा का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने नीचे देखा। आदर्श की आकृति हिलमैन की विशाल लहर से घिरी हुई थी। कोई भी यह मान सकता था कि हिलमैन ने आदर्श को टुकड़े टुकड़े कर दिया है अगर उन्होंने लाइटनिंग की चमक और नीचे चांदी की चमक को नहीं देखा होता। ऊपर चढ़ते रहो, इसे मुझ पर छोड़ दो। आहन ने जैसे ही महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, वह वापस नीचे कूद गया। हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि हिलमैन पहले से ही परतों में जमा हो चुके थे। वह केवल एक स्पष्ट लक्ष्य पर अपने डिफेंस पिलो का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह अब आदर्श को भी नहीं देख सकता था। मरने से पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। आदर्श ने अपनी इच्छा शक्ति को जारी रखा। जैसे जैसे खतरा बढ़ता गया उसका खून खौलने लगा। उसकी इच्छा शक्ति में भी काफी सुधार हो गया। एक ग्रेविटी बल प्रकट हुआ और उसके चारों ओर हिलमैन के घेरे को कुचलकर कीमा बना दिया। उनका खून आदर्श पर छिड़का जिससे वह एक खूनी पागल आदमी में बदल गया। उसके पास मौजूद पिलो को डालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसकी उत्कृष्ट मानसिक शक्ति और बेसिक और इंटरमीडिएट लाइटिंग स्पिल उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे विश्वसनीय थे क्योंकि वह उन्हें एक विचार के साथ डालने में सक्षम था। यह एकमात्र तरीका था जिससे वो बच सकता था। लाशों के ढेर जमीन पर गिरते रहे और निश्चित रूप से आदर्श का पहली बार नहीं था जब वह इस तरह की कठिन स्थितियों में लड़ रहा था। जब वह मौत के स्थान पर था तो उसने हड्डियों का एक बड़ा ढेर जमा कर दिया था। अपनी सीमाओं को पार करने की इच्छा, अपनी लड़ाई के इरादे को पूरी तरह से जलाने की भावना, हर पल अपनी मौत का सामना करने का खतरा और रोमांच उसकी आत्मा के भीतर छिपी महान क्षमता को जगा रहा था। आदर्श को मारना इतना आसान नहीं था। अपने अंदर गहरे सोए हुए असली डीमन को जगाए बिना भी वह अपने शरीर में बह रहे डीमन शक्ति की पूरी क्षमता को बाहर निकाल सकता था। उसकी स्पीड बढ़ गई और उसके विचार तेज हो गए। वह लंबे समय तक अपनी मानसिक शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हुए अधिक धारा प्रवाह तरीके से स्पीलों का जाप करने में सक्षम था। आदर्श अपने स्पेस एलिमेंट पर ज्यादा भरोसा कर रहा था। उसकी इच्छा शक्ति स्पष्ट रूप से स्पीलों को डालने में ज्यादा तेज थी। उसे अपने लाइटिंग स्पिलो को डालने से पहले स्पेस एलिमेंट से कुछ जगह खाली करनी पड़ी। तेज, मजबूत, यह पर्याप्त नहीं था। वह इस स्पीड से हिलमैन को करीब आने से नहीं रोक सकता था। उसकी मानसिक शक्ति की सीमा को लांघने की तीव्र इच्छा उसके सीने में उठ रही भयंकर पीड़ा के बीच फूट पड़ी। उसके शरीर की हर कोशिका मौत के भारी प्रभाव में तनावग्रस्त होगी। उनकी ऊर्जा उसकी मानसिक शक्ति को रोकने वाली बाधा से टकराती रही। आदर्श ने जोरदार चीख मारी। उसके द्वारा उत्सर्जित की जा रही चांदी की रोशनी की चमक अपने चरम पर पहुंच गई क्योंकि एक शक्तिशाली शक्ति बवंडर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। सैकड़ों हिलमैन उस अविश्वसनीय शक्ति से उड़कर गिर गए। जिस क्षेत्र में मुश्किल से कोई अंतराल था वह अचानक साफ हो गया। खून से लथपथ होने के बावजूद आदर्श का ऑरे में कोई कमी नहीं दिखी। इसके बजाय यह लगातार तेजी से बढ़ती रही। मर जाओ तुम सब के सब, स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श को अंततः अपने सबसे शक्तिशाली लाइटनिंग स्पिल का उपयोग करने का मौका मिला जो उन्होंने स्वयं के लिए खरीदा था। ऐसा लग रहा था कि लाइटनिंग टायरेंट डोमेन उसकी मानसिक शक्ति में सुधार के बाद और भी अधिक मजबूत हो चुका था। हिलमैन अवचेतन रूप से उसके भारी उपस्थिति को महसूस करने के बाद पीछे हट गए। वे अब और करीब जाने के लिए हिचकिचा रहे थे। इससे आदर्श और भी ज्यादा समय कमा सका। आसमान से आसमानी लाइटनिंग क्लॉ उतरा। उसने हिलमैन को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। हिलमैन के पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वे एक साथ बेहद ज्यादा भीड़ में थे। उनका खून और मांस हवा में बिखर गया। अनगिनत हिलमैन स्काई लाइटनिंग क्लॉ के कारण भयानक मौत मर गए। हालांकि यह इसके अंत से बेहद दूर था। लाइटनिंग ड्रैगन की तरह उतरी और लाइटनिंग के क्लॉ शाखा और जंजीरों स्ट्राइक्स के रूप में जगह जगह फैल गए। वे सीधे नीचे गिरे, जालों की तरह बेतहाशा फैल गए और जीवों के शरीर को छेद दिया। हिलमैन के समूह लगातार मर रहे थे। खून और मांस हर जगह उड़ रहा था।
लाइटनिंग गिरने से हिलमैन के खूनी अवशेष दूसरों पर भी गिरे। कुछ हिलमैन जमीन पर गिर गए और उनके शरीर काले पड़ गए। बाकी हिलमैन जड़ों पर खड़े थे और उनका चेहरा उदास था। अचानक उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। आदर्श! आहान और उसके सुनहरे पंख आसमान से गोता लगाते हुए उस पर चिल्लाने लगे। आदर्श ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसके जाने का कोई इरादा नहीं था। आहान ने आदर्श को खून से लथपथ देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। वो आदमी एक राक्षस था। वो अकेले ही हजारों हिलमैन का मनोबल तोड़ने में कामयाब हो गया था, भले ही वह गंभीर रूप से घायल था। चलो चले, आदर्श ने जड़ को रौंद दिया और हवा में कूद गया। आहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदर्श का हाथ पकड़ लिया। वह जल्दी से वापस ऊपर चला गया। जमीन पर मौजूद हिलमैन कम होते गए। वे आदर्श को आतंकित चेहरों के साथ देखते रहे। कांच से नुकीले हिलमैन ने गुस्से से चिल्लाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंसान उनके घेरे से बच निकलेगा। उसने अपनी कुंठा को बाहर निकालने के लिए अपने कुछ अधीनस्थों को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। आदर्श ने नीचे देखा और उस हिलमैन को घूर रहा था जिसने उस पर चुपके से अटैक किया था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी ऐसा लगा जैसे वो हिलमैन से कह रहा हो, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। कुछ 100 मीटर ऊपर उड़ने के बाद उन्हें आखिरकार एक साफ शाखा मिली। यह एक सड़क जितनी खुली थी जिस पर वे आजादी से दौड़ सकते थे। जब वे शाखा पर खड़े होकर आगे देखते रहे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे जमीन से एक भरे भूरे टुकड़े पर खड़े हो। आदर्श ने जोर से धड़कते दिल की आवाज सुनी। यह उसकी नहीं थी। उसका दिल कुछ देर पहले शांत हो चुका था। यह संभवतः राधा की आवाज थी जो यह महसूस करके बेचैन हो रही थी कि वह खतरे में है। आदर्श ने गहरी नींद में सो रही लिटिल फ्लेम बेले को दुलारते हुए कहा कि वह उसके बारे में चिंता न करे। यह उसकी गलती नहीं थी कि वह फिलहाल लड़ने के लिए उपलब्ध नहीं थी। यह उसकी लापरवाही थी। वह पर्याप्त रूप से अलर्ट नहीं था, भले ही वह जानता था कि हिलमैन के पास एक से अधिक कमांडर है। वह कैसा है? क्या वह खतरे में है? लविशा ने घबराकर पूछा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब उसने आदर्श की हालत देखी तो वह लगभग पागल हो गई। अजीब बात है, उसका शरीर अजीब तरह से मजबूत है। उसके कुछ घावों से खून बहना बंद हो गया है इससे पहले कि उनका इलाज किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी छाती पर घाव यह अविश्वसनीय है। शेफाली तुरंत आदर्श का इलाज करने के लिए ऊपर गई। हालांकि जैसे ही उसने उसे छुआ उसने पाया कि आदर्श का शरीर अमानवीय था। एक इंसान के लिए एक जीवन प्राणी जितना मजबूत शरीर होना कैसे संभव था? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। लविशा ने अपने स्पिल का इस्तेमाल करके ज्यादातर खून धो दिया। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सीने में दर्द के अलावा उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। शेफाली, लविशा और जैनी ने मान लिया कि आदर्श असहज महसूस कर रहा है। वे जल्दी से उसके पास गए और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। उन्हें आश्चर्य हुआ। आदर्श ने ढेर में पड़े हिलमैन के शवों पर नजर डाली और कहा, मेरे पास डीमन शिखा इकट्ठे करने का टाइम नहीं था। कितना बड़ा नुकसान हो गया। तीनों लड़कियां शॉक रह गई। उन्हें अचानक उस आदमी का गला घोट कर मार डालने की इच्छा हुई। आदर्श, क्या तुम्हें ऋषि द्वारा अपनी पत्रिका में लिखी गई एक बात याद है? एक टोटोम बीस्ट के बारे में जो एक असामान्य पेड़ पर रहता है। चुटकी ने ऊपर देखा और विशाल पर्पल लिंडेन को घूरने लगी। आदर्श ने कहा, ऐसा लगता है कि उन कमबख्त हिलमैन ने वास्तव में हमें सही दिशा में इंगित कर दिया है। हिलमैन से उसे एक और बड़ा लाभ मिला था। उसकी मानसिक शक्ति 5th लेवल पर पहुंच गई थी। प्रत्येक चरण के बीच का अंतर अविश्वसनीय था। उसे याद आया कि वेद की मानसिक शक्ति पहले ही 5th लेवल में थी। वह आखिरकार वेद के लेवल तक पहुंच गया था।